Chapter 172 Yongcheng Empress Dowager Huaiyang Ying Zheng sets out क्राउन प्रिंस का महल वोंगवान, वई झुआंग और चुनयू युए के चेहरे पर गहरी उदासी थी। जो बात उन्हें पक्की लग रही थी वो पल भर में ही उलट पलट हो गई। कितनी बड़ी बदकिस्मती है, चुनयू युए गुस्से से बोला। ये एक जबरदस्त मौका था। अगर राजकुमार कोर्ट के काम में सबसे पहले हाथ डालते तो पूरे दरबार और पूरे देश को ये संदेश मिलता कि वो ही भविष्य के क्राउन प्रिंस हैं। लेकिन वो हु हाय और उसके पीछे चले उसके समर्थक इतनी बड़ी हिम्मत की उन्होंने खुलकर मुकाबला कर लिया। ये तो सचमुच पागलपन है। वई झुआंग का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। शहजादे की कुर्सी की जंग जान की जंग होती है। हु परिवार जब से हु हाय को सामने ला दिया वो किसी भी हद तक जाएंगे। जाओगाओ उसका गुरु है और किंग के इतने करीब काम करता है। उसे हर बात का पहले ही पता होता है। वोंगवान ने ठंडी सांस भरी। आज कोर्ट में हु हाय को जो समर्थन मिला वो कम नहीं था। उसकी पॉलिटिकल पकड़ इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई, ये सच काफी डराने वाला है। ये सब देखकर भी आप लोग वजह नहीं समझ रहे। चुनयू युए का लहजा तीखा हो गया। जब से जाओ फेंग वापस कोर्ट में आया तब से हु हाय को अलग ही तरह का पॉलिटिकल एक्सेस मिल गया। उसके बाद कई ऑफिशियल्स अचानक ही हु हाय की तरफ झुक गए। अब ये बात इतनी मुश्किल समझने की नहीं है। उसके अल्फाज में साफ जलन थी। वई झुआंग ने धीरे से कहा, जाओ फेंग इतना बेवकूफ नहीं होगा कि खुलेआम हु हाय को सपोर्ट करे। मिनिस्टर वीर, चुनयू युए टिक कर बोला, बात साफ सामने पड़ी है। दरबार में अफवाह चल रही है कि जाओ फेंग हु हाय का समर्थन करता है और लोग यानी कि मिनिस्टर्स वही मानते हैं जिसे जनता जानती है। कई तो सीधे उसके कैंप में चले गए। वोंगवान ने गंभीरता से कहा, हिंट्स तो हैं ही, लेकिन ग्रैंड ट्यूटर चुनयू युए, अगर जाओ फेंग सच में हु हाय का सपोर्ट कर रहा हो तो उसमें आपका हिस्सा भी तो है। चुनयू युए का चेहरा काला पड़ गया। उस वक्त तो मैं उसे क्राउन प्रिंस का साथी बनाना चाह रहा था। मुझे क्या पता था वो इतनी ऊपर चला जाएगा। आप लोगों को भी तभी उसे दबा देना चाहिए था। अब वो इस मुकाम पर पहुंच गया है तो मेरा क्या कसूर। वई झुआंग शांत लहजे में बोला, उसने अपनी जगह सेना की कमाई हुई विजयों से बनाई है। इस पर हमारा अधिकार नहीं होता। वोंगवान ने बात समेट दी, पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं। हमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्राउन प्रिंस का उपराधी के रूप में स्थापन। तभी फुसू ने भारी सांस लेकर कहा, क्या पिताजी ने कभी मुझे क्राउन प्रिंस बनाने का सोचा भी है? जब भी लगता है कि मैंने उनका भरोसा जीत लिया वो मुझसे दूर हो जाते हैं। 18वें भाई मुझसे छोटे होते हुए भी पिताजी उसे मुझसे ज्यादा चाहते हैं। उनके अल्फाज दर्द से भरे हुए थे। वोंगवान तुरंत बोल उठा, माय लॉर्ड, ऐसे उदास मत हो। शायद महाराज ने हु हाय को कोर्ट में लाने का फैसला इसलिए किया है ताकि आप पर प्रेशर आए और आप और मजबूत बने। अगर प्रतियोगिता ना हो तो राजकुमार कभी तराश नहीं पाता। फुसू ने निराश होकर सिर झुका दिया। पिताजी आखिर सोच क्या रहे हैं मैं समझ नहीं पाता। थोड़ा समय बीता। महाकिन योंगचेंग पैलेस के एक अंतर्मुखी हिस्से में यिंग ज़ेंग और एम्प्रेस डाउजर हुआयांग एक दूसरे के सामने बैठे थे। दादी, यिंग ज़ेंग मुस्कुराया, काफी दिन हो गए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। जेंडर, तुम अब पूरे देश के शासक हो। चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। मैं यहाँ सालों से हूँ, अब आदत हो गई है। उनके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन एक पुरानी शोभा अब भी झलकती थी। दादी, वो कैसी हैं आजकल? यिंग ज़ेंग ने पूछा। उसकी आंखों में असली चिंता थी, एक ऐसी पहलू जो वो सिर्फ अपनों के सामने ही दिखाता था। जैसी पहले थी वैसी ही है, कभी बेहद गुस्से में, कभी बिल्कुल चुप और उदास। पार्ट 2। एम्प्रेस डाउजर हुआयांग ने धीरज भरी सांस लेकर सिर हिला दिया। उसके दिल और दिमाग को जो नुकसान पहुंचाए वो कभी ठीक नहीं हो सकता। जो बेवकूफ़ी उसने उस वक्त की थी फिर भी आज तक मुझसे नफरत रखती है। यिंग ज़ेंग हल्की सी कड़वी हंसी हंसा। एक पल का जुनून, एक गलत फैसला, ये सब उसने खुद अपने सर पर बुलाया। अगर वो आपकी माँ ना होती तो कब का टुकड़े टुकड़े कर दी गई होती। अपनी बदनामी के बाद भी वो समझती थी कि उसके पास कोई ताकत है। उसे लगा कि उसके पास अपनी काबिलियत का बल था, जबकि असल में वो सिर्फ आपकी वजह से बची हुई थी। उसने तो ये भी सोचा कि उसके दोनों हरामी के पाले हुए बेटे एक दिन किन का राज सिंहासन पा लेंगे। एम्प्रेस डाउजर हुआयांग ने तीखापन से कहा। सालों बाद भी उसके लफ्ज़ों में जाओजी के लिए वही पुरानी घृणा थी।
एक औरत जिसने एक नकली यूनक से 2 हरामी बच्चे पैदा किए और फिर सपना देख लिया कि वो सिंहासन पर बैठ सकते हैं। जाओजी ने सच में अपनी औकात से ज़्यादा सोच लिया था। किन का राज सिर्फ खून से चलने वाला राज था। अगर उन बच्चों ने सच में जियांग योंग को जीत भी लिया होता तो भी एक पल में हजारों किन सैनिक उन्हें कुचल डालते। खून की लकीर सबसे अहम होती है। छोड़िए उसकी बात करना, यिंगज़ैंग ने कहा। एम्प्रेस डाओजर इतने सालों से योंगचेंग में रहती हैं, कोई इच्छा, कोई मांग? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ झेंगर, हाउजर ने हल्का सा हंसकर कहा। मुझे और क्या चाहिए? बस चैन से कुछ साल और जी लूं, और अगर तेरी आंखों से पूरे दुनिया की एकता देख लूं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। यिंगज़ैंग की आंखों में यकीन चमका। दादी, आप जरूर देखेंगी। आज दुनिया में सिर्फ 4 राज्य बचे हैं। मध्य साल तक मैं वही पर चढ़ाई करूंगा। उन्हें मिटा देना मुश्किल नहीं होगा। उसकी आवाज में वही पुरानी लोहे की तरह पकी हुई आत्मविश्वास की झलक थी। एम्प्रेस डाओजर हुआयांग ने उससे गहरी नज़र से देखा, फिर उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। जब तुम राज्य का उत्तराधिकारी बने थे तब दादी ने थोड़ा विरोध किया था। मेरी इच्छा थी कि चेंग जाओ को बनाया जाए, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया चेंग जाओ तुम्हारे सामने कुछ नहीं। यिंगज़ैंग की आंखों में हल्का दर्द उभर आया। मैंने तब भी कहा था, अगर चेंग जाओ आपका बेटा फर्ज निभा सकता है तो मैं भी निभा सकता हूँ, लेकिन उसकी मौत मेरे हाथ में नहीं थी। चेंग झाओ का नाम आते ही पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी मौत में हाथ किसी और का था, लेकिन असली कारण उसकी खुद की बेवकूफ़ी थी। जो अपनी हद नहीं समझता वो अपनी मौत खुद लिखता है। यिंगज़ैंग चुप हो गया। वो ये जानता था दरबार के बहुत लोग उस वक्त चेंगजाओ की मौत चाहते थे। फिर एम्प्रेस डाओजर में नर्म लहजे में पूछा, यिंगज़ैंग, फुसू से तुम खुश नहीं हो? यिंगज़ैंग ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आपको ऐसा क्यों लगा दादी? मैं यहाँ रहकर सियासत से दूर रहती हूँ, पर बात यह है कि कुछ खबरें बिना मांगे भी आ जाती हैं। उत्तराधिकारी का फैसला किन का भविष्य तय करता है। यिंगज़ैंग ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, दादी, मैं अभी जवान हूँ, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं। योंगचेंग में रहकर सियासत की बातें ज़्यादा मन पर मत लीजिए। हाउजर कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर हंस पड़ी। हाँ, दादी ज़्यादा बोल गई। वो 4 राजाओं के ज़माने देख चुकी थीं। रानी बनकर आई थीं, फिर ज़मानों को गुजरता देखा। वो जानती थी उनका जिंदा रहना सिर्फ इसलिए मुमकिन था क्योंकि वो कभी किसी चीज़ में दखल नहीं देती थीं। आज वो तभी बोल रही थी क्योंकि मिक कुल से उनका रिश्ता था, वरना वो कभी ऐसी बात छेड़ती ही नहीं। यिंगज़ैंग, आज तक उस लड़की को भूल नहीं पाए है ना? यिंगज़ैंग की आंखों में एक पुरानी दर्द भरी चमक जगी। मैं उसे ढूंढ लूंगा। दुनिया में अगर किसी का सबसे ज्यादा कर्ज है मुझ पर तो वो वही है। हाउजर ने दुख भरी सांस ली। जो कुछ उस वक्त हुआ तेरी गलती नहीं थी। उस वक्त तो तुम अंदर से बिखर रहे थे, ऊपर से तुम्हारी माँ भी एक यूनक के जाल में फांसी हुई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतने नीचे गिर जाएंगे। यिंगज़ैंग ने धीरे से कहा, राजगद्दी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। हाउजर ने ठंडी हंसी हंसी। उस लड़की की किस्मत अच्छी थी, पर उसके खानदान की किस्मत कमजोर थी। जैसे तुम्हारी माँ, अगर तुम ना होते तो वो कभी एम्प्रेस डाउजर तक नहीं पहुंचती। यिंगज़ैंग ने हल्का सा कड़वा सा मुस्कान दिया। फिर भी सब बेकार हो गया। हाउजर ने उसकी तरफ प्यार से देखा। झिंगर, एक बात पूछूं? पूछी दादी। अगर तुम्हें वो लड़की कभी मिल गई, क्या तुम उसे अपनी महारानी बना दोगे? हाँ, यिंगज़ैंग ने बिना एक पल की देरी के जवाब दिया। रानी का मकाम हमेशा उसके लिए रखा था, और सिर्फ उसके लिए। हाउजर ने संतुष्टि से सर हिला दिया। अता पता था, रिश्ता जो जान की दाव पर लगा हो वो गहरा होता ही है। दोनों ने देर तक बातें की। शाम होते होते खाना खाकर अपने अपने महलों की तरफ चले गए। योंगचेंग का महल। यिंगज़ैंग यहाँ ज़्यादा नहीं रहा था, पर हर कोना उसे याद था। एम्प्रेस डाओजर हुआयांग अपने अंतरमंडल में अकेली बैठी सोच रही थी, साई, उसका रानी बनना तो कभी मुमकिन नहीं। फूसू मिक कुल, मैंने जितना कर सकती थी कर दिया।
अब बाकी सब तुम लोगों को खुद संभालना होगा। मैं अब और मुद्दा नहीं उठाऊंगी। इसी वक्त, योर मैजेस्टी, सब तैयारी हो चुकी है, बस आपके रवाना होने का इंतजार है। पार्ट 3। योंगचेंग से शाचू पहुंचने में 1 दिन और 1 रात से ज्यादा नहीं लगेगा। दुनरुओं ने दरबार में घुसते ही सम्मान के साथ रिपोर्ट किया। यिंग ज़ेंग ने तब तक अपने शाही वस्त्र उतारकर एक सादा काला चोगा पहन लिया था। सिर का मुकुट भी हटाकर एक आम सा हेयरपिन लगा दिया गया था। बहुत लंबा वक्त हो गया था ऐसे सादे कपड़े पहने हुए। रिनशाओ, यिंग ज़ेंग ने बुलाया। आदेश सुनते ही रिनशाओ तुरंत अंदर आ गया। योर मैजेस्टी, कृपया हुक्म दीजिए, उसने गहरी प्रणाम करते हुए कहा। कल सुबह तुम मेरे शाही रथ के साथ 1000 शाही पहरेदार लेकर योंग माउंटेन जाओगे। आम जनता को बता देना कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, यिंग ज़ेंग ने गंभीर स्वर में कहा। समझ गया, रिनशाओ ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया। अगर कोई मुझे ढूंढते हुए आए, उन्हें वापस भेज देना। कहना मैं कुछ दिन चैन से योंग माउंटेन पर रहना चाहता हूँ। जी, आज्ञा का पालन होगा, रिनशाओ ने तुरंत सर झुकाया। राजा के पहरेदारों का सेनापति होते हुए वो समझ रहा था ये आदेश आम नहीं थे। गलती की जरा सी गुंजाइश नहीं थी। ये पूरी तैयारी, ये इतनी सख्ती, इतनी सावधानी, सब कुछ शा डोंगर के लिए था। हालात अभी स्पष्ट नहीं थे और यिंग ज़ेंग दोबारा उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस बार वो उसे फिर से हाथ से फिसलने नहीं देगा। चलो, आखिरी आदेश देने के बाद यिंग ज़ेंग ने दुनरुओं की तरफ देखा। आपका आदेश। दुनरुओ तुरंत रास्ता दिखाने लगा। महल के पिछले द्वार पर 100 शैडो गार्ड्स पहले से ही तैयार थे, हर एक अपने घोड़े पर सवार, तीर कमान और तलवारों से लैस, हर पल युद्ध के लिए तैयार। यही थे ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म के सबसे खतरनाक सैनिक। सिर्फ 100 और एक पूरी सेना को टक्कर देने की क्षमता रखते थे। किन में बिना अधिकार के हजारों की सेना को बुलाना, सोचना भी नामुमकिन था। यिंग ज़ेंग अपने घोड़े पर बैठा, आगे बढ़ा और सारे शैडो गार्ड्स एक साथ सवार हो गए। चुपचाप रात की अंधेरी चादर के पीछे वे योंगचेंग पैलेस से निकल पड़े, सीधा शाचू कमांडरी की तरफ। उन्हें जाता हुआ किसी ने नहीं देखा, किसी को कुछ पता नहीं चला। तथा अगले दिन योंगचेंग पैलेस। सुबह होते ही हजारों शाही पहरेदारी के बीच किन के राजा का शाही रथ शान से योंग माउंटेन के लिए रवाना हो गया। सारा शिकारी सामान तैयार रखा गया था, जैसे कि राजा एक साधारण शिकार यात्रा पर गया हो। एम्प्रेस डाओजा, हिज मैजेस्टी आज सुबह ही योंग माउंटेन में शिकार के लिए निकल गए हैं, इसीलिए वो आज नाश्ते में शामिल नहीं होंगे, एक महलदासी ने श्रद्धा से हाईयोंग को सूचना दी। राजा ने कल ही मुझे बता दिया था, हाईयांग ने शांत स्वर में कहा। यिंग ज़ेंग अक्सर शानयांग में काम में घिरे रहते थे। योंगचेंग आने का मतलब ही था थोड़ा आराम, और वो इस बात को अच्छी तरह समझती थीं। मेरे आदेश पहुंचा दो, जब तक कोई बहुत ही ज़रूरी बात न हो, कोई भी राजा को परेशान न करे। राजा को आराम का वक्त मिलना चाहिए। हायांग ने तुरंत कहा। जी, मैं सबको बता देती हूँ। दासी तुरंत निकल गई। शाचू कमांडरी, शागांव। गांव में सब कुछ वैसे ही चल रहा था। खेती का मौसम था, तो आधे लोग अपने परिवारों के साथ खेत मेहनत कर रहे थे। जाओशी का बेटा अब एक महासेनापति था, ढेर सारी जमीन का मालिक। पर फिर भी जाओशी ने उन 2 छोटे खेतों को कभी नहीं छोड़ा जिन्होंने एक वक्त में उनके छोटे परिवार का पेट पाला था। आज भी बीज बोया जा रहा था और जाओशी खुद हाथ से मिट्टी जोत रही थी। फर्क बस इतना था, आज उसके आसपास अनेक पहरेदार और नौकर खादिम थे। पर जाओशी की आदतें नहीं बदली थीं। उसे कोई मना नहीं कर सकता था। उसका मन अब भी मिट्टी में ही लगा रहता था। खेत के बीच गीली मिट्टी में पौधे लगाते हुए झाओशी के साथ साथ चल रहे थे वूली ज़ेंग, जैसे हमेशा होता था।
सालों पहले जब झाओशी पहली बार शागाओ आई थी, तब सबसे पहले उसका सहारा बने थे वूली ज़ेंग। और तब से लेकर आज तक जब जब झाओशी खेतों में काम करती, वूली ज़ेंग उसके साथ होता। इतने साल बीत चुके थे। वूली ज़ेंग अब बूढ़ा हो चुका था। झाओ फंग ने कितनी बार उन्हें इनाम, जमीन, पैसा सब कुछ देना चाहा, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं लिया। तब भी नहीं, अब भी नहीं। उनका खालिस एतबार यही था कि मैं नेकी करता हूँ, बदले की उम्मीद नहीं रखता। और सच कहें तो किन देश के एक महान योद्धा, एक ग्रेट जनरल को बड़ा करना, उनकी नज़रों में इससे बड़ा इनाम कोई नहीं हो सकता था। पूरा शाचुक कमांड्री जानता था किन का चौथा ग्रेट जनरल, उसकी परवरिश, उसका बचपन, सब कुछ इसी आदमी के नीचे हुआ था। इससे बड़ी शान, इससे बड़ा मान वूली ज़ेंग के लिए क्या हो सकता था। वो अक्सर सोचते कि जब मैं मरकर अपने मर्दों के पास जाऊं तो उन्हें फक्र से कह सकूं कि मैंने एक ग्रेट जनरल को पाला था। इस साल मौसम अच्छा है, वूली ज़ेंग बोलते हुए मुस्कुराए। इस दफ़ा फसल ज़रूर बम्पर होगी। जी, झाओशी भी मुस्कुरा दी। एक साहूकार साल। और अगर दुनिया में जंग ना हो, सब शांति से रह सकें, खेती करें, परिवार संभालें, तो इससे सुंदर और क्या होगा? झाओशी ने धीरे से कहा। वो दिन आएगा, वूली ज़ेंग ने विनम्र हंसी से जवाब दिया। फंग बहुत लायक है, वो ज़रूर महाराज की मदद करेगा एक शांत देश बनाने में। राजा का नाम सुनते ही झाओशी की आंखों में एक हल्का सा दर्द, एक छुपा हुआ बोझ झलक आया। उसी वक्त कुछ दूर एक कोने में छिपी एक नज़र उसे देख रही थी। कितने वक्त बाद, सालों बाद, वो आंखों ने उसे पहचान लिया था। अफांग, मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। दूर खेतों के पार यिंग झेंग उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जज्बात का तूफान था, पर फिर भी वो आगे नहीं बढ़ा। महाराज, दुनरू ने पूछा, क्या हम सीधा जाएं? नहीं, यिंग झेंग ने हल्की सी आवाज में कहा। उसे शोर पसंद नहीं, और अभी वो मुझे देखना भी नहीं चाहेगी। रात होने पर हम शांति से उसके घर जाएंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शायद यही प्यार होता है। एक सम्राट भी अपनी पसंदीदा औरत के सामने धीरे कदम रखता है। उन्हें पता था आफांग क्यों दूर भागी थी, क्यों उन्होंने कभी सियान आकर उनसे मुलाकात नहीं की, क्यों उनकी फैमिली राजधानी से दूर रह रही थी। उस गैर अमान, उस पुराने खून खराबे का बोझ आज भी उसके दिल में था। अगर उन्होंने सीधापन से उससे मिलने की कोशिश की होती तो पूरा दरबार समझ जाता कि वो शाचू कमांड्री किसके लिए आए हैं। साल बीत चुके थे, पर उन दिनों की गवाह अब भी जीवित थे। इसलिए यिंग झेंग उसे बस दूर से देखते रहे, जैसे आंखें प्यास से भरी हों पर भर भी न जाएं। सांझ ढलते ढलते गांव शांत हो गया। चलिए, आज का काम पूरा हुआ, वूली ज़ेंग मुस्कुराकर बोले। अंकल वू, खाने पर आ जाइए। नहीं नहीं, मुझे अकेले खाना पसंद है। वो हंसी के साथ मुंह फेर गए। सच कहें तो वो कभी किसी से लेना देना नहीं चाहते थे। झाओ फैमिली ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर उनका दिल तो अब भी पुराना साफ था। अंकल, अगर आप ना होते तो हम कैसे बचते? झाओशी ने थोड़ा मजबूरी से कहा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और ऊंची पेट और धीरे कदम के साथ वो गांव की तरफ चले गए। इधर झाओशी ने हाथ धोकर घर जाने का मन बनाया, पर तभी एक अजीब सी घबराहट, जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वो पलटकर देखती, कोई नहीं, पर किसी की परछाई उस पल की हवा में मौजूद थी। रात हो चुकी थी। झाओ मैनर के बाहर पहरेदार खड़े थे। किन के ग्रेट जनरल का घर था, सुरक्षा लाजमी थी। तभी चुपचाप अंधेरे में डूबी हुई एक टीम दारजी दरवाजे के पास पहुंची। जैसे ही वो पीछे के गेट पर आए, हाल्ट! पहरेदार तुरंत सामने आ गए। दुनरू आगे बढ़े। हम राज आदेश के तहत आए हैं, लेडी झाओ से जरूरी बात करनी है।
रात के इस वक्त कौन सा ऐसा ज़रूरी काम आ पड़ा जो आप लोगों को यहाँ तक ले आया? और पीछे के दरवाजे से चुप के आ रहे हो? कौन हो तुम लोग? पहरेदारों ने सख्त आवाज में पूछा। शक उनकी आंखों में साफ था। दुनरुओं ने बिना गुस्से के बड़े अदब से जवाब दिया, ये गुप्त राजकार्य है। कृपया मैडम या उनके स्टुअर्ड को सूचित करें। बताएं कि ये ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। दुनरुओं की तमीज़ और उसके पीछे खड़े 2 दर्जन से ज़्यादा खामोश पर खतरनाक इंसानों को देखकर पहरेदार थोड़ा पिघल गए। ये ग्रेट जनरल का घर है और लगता है आपका इरादा बुरा नहीं है, पहरेदार ने धीरे से कहा। रुकिए, मैं स्टुअर्ड को खबर देता हूँ। वो तुरंत अंदर चला गया। एस्टेट के अंदर, स्टुअर्ड साहब, पहरेदार ने काफ़ी परेशानी के साथ कहा, कई आदमी पीछे के गेट पर आए हैं। अब कह रहे हैं कि मैडम से ज़रूरी काम है और वो कहते हैं कि वो ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म से हैं। ये सुनते ही स्टुअर्ड का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुमने उनसे बदतमीज़ी तो नहीं की ना? नहीं, पहरेदार ने सिर हिला दिया। लेकिन ये ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म होता क्या है? कभी सुना भी नहीं। स्टुअर्ड ने उसकी तरफ गहराई से देखा। तुझे जानना नहीं चाहिए और न ही कभी पूछना। सिर्फ एक बात याद रख, उनको नाराज़ किया तो तुम्हारी जान ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार चला जाएगा। पहरेदार की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। वो तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगा। चलो, मुझे उनके पास ले चलो, स्टुअर्ड ने कहा। जी स्टुअर्ड, पीछे के गेट पर हैं। जब स्टुअर्ड वहां पहुंचा और उसकी नज़र ग्रुप के लीडर पर पड़ी, उसकी सांसें अटक गई। सुप्रीम कमांडर! स्टुअर्ड एक गुप्त एजेंट था जो झांव परिवार में रखा गया था, इसलिए वो दुनरुओं को अच्छी तरह पहचानता था, पर ऊपर ऊपर से बेपरवाह बनकर बो किया। प्रभु, आप यहाँ? आज्ञापत्र? दरबार का साहित्य मैडम तक पहुंचाना है, रास्ता दिखाओ। एक पहचान पत्र देख सकता हूँ? दुनरुओं ने बिना देरी किए टोकन निकालकर उसके हाथ में रख दिया। स्टुअर्ड ने एक झलक में ही असली होने की तस्दीक कर ली। प्रभु, अंदर आ जाइए, मैं मैडम को अभी सूचित करता हूँ। वो तुरंत मनोर के अंदर दौड़ गया। पीछे दुनरुओ और उसके आदमी चुपचाप अंदर आए। बीच में साधारण कपड़ों में छिपा हुआ, बिल्कुल आम आदमी की तरह चलता हुआ इंग ज़ेंग भी थे, एक सम्राट जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। आज एक औरत से मिलने के लिए सांसों तक को रोक कर चल रहा था। उसके दिल में बेचैनी भी थी और उम्मीद भी। आफांग, मैं आ गया हूँ। मुझे पता है तुम मुझे देखना नहीं चाहती, पर मुझे तुमसे मिलना ही होगा। एक वादा था जो मैं पूरा नहीं कर पाया। एक सच था जो मैं तुम्हें देने आया हूँ। एक माफ़ी थी जो मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ। माफ़ कर दो मुझे। मैं तुम्हें बचा नहीं सका था। उस वक्त मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी। उसने हाथ कस लिए, दिल धड़क रहा था, पर कदम नहीं रुक रहे थे। एस्टेट के एक छोटे से कोर्टयार्ड में, मैडम, स्टुअर्ड ने दरवाजे के बाहर रुककर बोला, दरबार से लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। रात के इस वक्त कहीं कोई आपत का तो नहीं हुआ? मैडम झाओ ने हैरानी से कहा, पर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई। लग रहा था अभी सोने भी नहीं गई थी। तभी दुनरुआ सामने आया। आप जा सकते हैं, उसने स्टुअर्ड से कहा, और तुरंत ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म के आदमी चारों तरफ फैल गए, कोर्टयार्ड को घेर लिया। सब पीछे हटो, हटो, स्टुअर्ड ने तुरंत अपने लोगों को हटाया। मैडम झाओ का चेहरा एकदम बदल गया। दिल में डर की टेढ़ी बेचैनी उठ गई। तुम लोग हो कौन? उनकी आवाज़ हल्की सी कांपती हुई। दिल की पहली सोच, शत्रु देश के गुप्त एजेंट? मैडम, घबराइए मत, दुनरुओं ने झुककर नमस्कार किया। फिर उसने हाथ उठाकर संकेत किया। सारे आदमी एक कदम पीछे हट गए और दुनरुओं भी एक तरफ हो गया। कोर्टयार्ड में सिर्फ मैडम झाओ अकेली खड़ी थीं, आश्चर्य, घबराहट और उलझन में डूबी हुई। फिर
अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे कोर्टयार्ड में कदम रखता नजर आया। जब मैडम झाओ की नज़र उस पर पड़ी, उनकी आंखों के इमोशंस की तूफानी लहरें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। शौक, उलझन, दर्द, नायकीनी, सब साथ साथ। और अगले ही पल वो पलट गई, सीधे अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। पर तभी अफंग इंगज़ेंग की आवाज़ हल्का सा सुर बनकर कोर्टयार्ड में गूंज गई। खुशी भी थी और घबराहट भी। उस आवाज़ को सुनते ही मैडम झाओ के पैर थर्रा गए। दिल एक पल को रुक सा गया। मैं नहीं जानती आप किसे बुला रहे हैं। वो बोल तो गई, पर आवाज़ में स्पष्ट कपाहट थी। अफंग, मैं तुम्हें कैसे ना पहचान पाता। अगर मैं इतना अंधा होता तो खानदान में ही मर चुका होता। इंगज़ेंग की आवाज़ नर्म पर तह में दबे हुए दर्द से भरी थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैडम झाओ का गला भर आया। जब तुम्हें पता था मैं यहाँ हूँ, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए था कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ। इंगज़ेंग एक कदम और बढ़ा, पर फिर भी मुझे तुमसे मिलना ही होगा। एक वादा था जो मैं पूरा नहीं कर पाया। एक सच था जो मैं तुम्हें देने आया हूँ। एक माफ़ी थी जो मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ। माफ़ कर दो मुझे। मैं तुम्हें बचा नहीं सका था। उस वक्त मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी। उसकी आवाज़ टूट सी गई, पर नज़र नहीं। पार्ट 6। ये सुनकर मैडम जाओ का पूरा जिस्म फिर से कांप उठा। मैं तो शादीशुदा हूँ। वो सब बातें अब गुजर गई हैं। तुम चले जाओ। समझ लो कि ये मेरा तुमसे धोखा है। उसकी टालती हुई आवाज़, उसका कांपता हुआ बदन, ऐसा लग रहा था जैसे ये अल्फाज बोलने में ही उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। लेकिन यिंगज़ेंग धीरे से आगे बढ़े और पूरी ताकत से उसे गले लगा लिया। अफंग, बस झूठ बोलना बंद करो। तुमने कभी शादी नहीं की। मैं सब जान चुका हूँ। तुम किसी और की पहचान लेकर जी रही थी। जाओ वू तो यहाँ का ही आदमी है, पर उसकी असली पत्नी दूसरे गांव में जिंदा और खैरियत से है। जाओ फेंग, जाओ यिंग दोनों मेरे बच्चे हैं। यिंगज़ेंग की आवाज़ में ना राजा की शान थी, ना हुक्म चलाने की ताकत, सिर्फ गहरी मोहब्बत। ये सुनकर जाओशी बिल्कुल सन रह गए। पीछे से मिलती गर्म मजबूत बाजुओं की छाँव में वो हिल नहीं सकी। मैं फेंगर और यिंगर को फिर से किसी खतरे में नहीं डाल सकती। मैं उस जगह वापस नहीं जाऊंगी। जाओशी की आवाज़ कांपते हुए निकली। तुम्हें लगता है मैं अभी भी तुम सबको बचाने लायक नहीं? यिंगज़ेंग ने हल्का सा पूछा। नहीं। जाओशी उसकी तरफ मुड़कर धीरे से बोली। अगर मैं अकेली होती तो मैं तुम्हारे साथ वापस जाती। मौत से मुझे कभी डर नहीं लगा, पर फेंगर, यिंगर और अब मेरे 2 पोते भी, मैं उन्हें दोबारा उस लहूलुहान खेल का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। फेंगर ने इतना कुछ कमाया है, बस वही काफ़ी है। अगर मैं वापस गई तो सबकी निगाहें उसी पर टिक जाएंगी। टारगेट उसे ही बनाएंगे। वही सब दोबारा होगा। सियान्यांग की वो रात भूल गए हो? एक तख्त के लिए लोग कोई भी हद पार कर सकते हैं। मैं दोबारा वो सब नहीं सह सकती। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। यिंगज़ेंग ने आहिस्ता से जवाब दिया। सियान्यांग अब पहले जैसा नहीं, चिन भी नहीं। अगर किसी ने भी हाथ बढ़ाया तो उसकी पूरी वंश का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? वैसे भी वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें वापस ले जाने नहीं आया, बस ये देखने आया कि क्या तुम वाकई अफंग हो। शैडोंगर ने हैरानी से पूछा। लेकिन आपको पता कैसे चला? ब्लैक आइज प्लेटफॉर्म के लोगों ने तुम्हारा एक स्केच भेजा था। अफंग, चाहे तुम कितनी भी बदल जाओ, तुम्हारी तस्वीर भी देखूं तो पहचान लूंगा।
उसकी आवाज़ में सिर्फ इतना प्यार था कि शायद दुनिया में किसी राजा ने कभी किसी औरत से नहीं किया होगा। ज़ेंग हेगे, तुम्हारे लिए कोई और बेहतर हो सकता है। मैं तो एक आम सी वैद्य हूँ। शैडोंगर ने हल्का सा सिर हिला दिया। नहीं, तुम ही हो, सिर्फ तुम। खानदान में हम दोनों ने आसमान ज़मीन के सामने विवाह किया था। तुम मेरी पहली और आखिरी पत्नी हो, मेरी होने वाली महारानी। यिंग ज़ैंग का हर लफ्ज़ उसके दिल को कंपा रहा था, लेकिन शैडोंगर ने फिर भी धीरे से सिर झुका दिया। नहीं, अफंग, फिक्र मत करो। फेंगर को मैं ही क्राउन प्रिंस बनाऊंगा। कोई भी उससे छीन नहीं सकता। ये फैसला मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके जैसा और कोई लायक नहीं। शैडोंगर तुरंत बोल उठती। नहीं, ये मना करने की सोचो भी मत। फेंगर को मैं इस कुर्सी पर इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि वो काबिल है और क्योंकि वो हमारा बेटा है। और अफंग, हो सकता है जब उसे पता चले कि वो मेरा असली बेटा है, चिन का पहला और सबसे हकदार राजकुमार, तब वो खुद ये कुर्सी चाहे। मैं वादा करता हूँ, उससे मैं पूछूंगा। अगर वो नहीं चाहता, मैं कभी मजबूर नहीं करूंगा। ये ठीक है? यिंग ज़ैंग की आवाज़ इतनी नर्म थी, इतनी सच्ची कि इनकार करना मुश्किल हो जाए। वो जानता था शैडोंगर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरती है। कभी पहले भी अपने बच्चों को बचाने के लिए वो सब कुछ छोड़कर भाग गई थी। तख्त की लालसा ने चियानियांग को एक जगह बना दिया था, जहां खून, साजिश और मौत से भरपूर बेरहम रास्ते थे, और वो सब उसने अपनी आंखों से देखा था। इसीलिए यिंग ज़ैंग कभी उसे ज़बरदस्ती नहीं लाया, पर आज वो अपना वादा निभा रहा था। रानी का दर्जा, एक माँ के बच्चों का भविष्य और चिन का आने वाला कल। जब से उसे पता चला कि ज़ाओ फेंग उसका असली बेटा है, उसका हर फैसला और भी मजबूत हो गया। फूसू हुआय, कोई भी नहीं संभाल सकता था इस विशाल साम्राज्य को। सिर्फ एक ही था, ज़ाओ फेंग, उसका बेटा, उसी औरत से जिसे वो जिंदगी भर सबसे ज्यादा चाहता था। जब सदियों से अकेला बादशाह था, आज खुदा से शुक्रगुजार था। शैडोंगर की आंखों में आंसू चमक गए। वो मना करना चाहती थी, पर अब अल्फाज नहीं निकल रहे थे। चैप्टर 174 आफांग, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगी। यिंग ज़ैंग ने शैडोंगर को मजबूती से गले लगाया और उसके चेहरे पर एक रेयर स्माइल थी। शियानयांग के रॉयल पैलेस में चाहे किसी भी कॉन्क्यूबाइन के सामने हो, यिंग ज़ैंग कभी ज्यादा मुस्कुराता नहीं था। उनके लिए वो कॉन्क्यूबाइन सिर्फ एक जरिया थी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का, बस इतना ही। न कोई उन्होंने दिल जीता, न उनका प्यार मिला। हैरम की कॉन्क्यूबाइन सिर्फ क्वीन का दर्जा चाहती थी, सिर्फ एक ही राइटफुल वाइफ। लेकिन यिंग ज़ैंग कभी झुका नहीं, क्योंकि कोई भी उनके लायक नहीं था। पर जो औरत उसके सामने खड़ी थी, शैडोंगर, उसकी आफांग, वो सिर्फ चिन के राजा की कॉन्क्यूबाइन नहीं थे, वो बचपन की साथी थी, हासिले शर्मिंदगी से गुजरे हुए हॉस्टेज प्रिंस ज़ाओ ज़ैंग के साथ खानदान में। वो उस औरत थी जिन्होंने जिंदगी और मौत साथ में देखी थी, और वो पत्नी थी जिन्होंने एक रस्म शादी में उसके साथ झुकी आसमान और जमीन के सामने। शैडोंगर का स्थान उसके दिल में किसी से तुलना नहीं की जा सकती थी। मैं यहाँ आने से पहले मुझे डर था, शायद तुम नहीं हो, शायद मैंने किसी और को पहचान लिया हो। पर जैसे ही मैंने तुम्हें उस खेतों में देखा, मेरा दिल शांत हो गया। सालों के बाद भी कैसे ना पहचानता। आफांग, शुक्रिया, शुक्रिया कि तुम जिंदा हो, और शुक्रिया सबसे ज्यादा कि तुमने हमारे बच्चे पैदा किए। यिंग ज़ैंग ने उसे जोर से पकड़ लिया, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो फिर से खो देगा। शैडोंगर ने उसकी तरफ देखा, नर्म और प्यार भरी आंखों से। यिंग ज़ैंग को याद था उसकी कमी,
और कैसे वो खुद उसे नहीं याद कर सकती थी। वो धीरे से हाथ उठाकर यिंगज़ैंग के चेहरे पर रखी। सालों से। यिंगज़ैंग, तुम भी थक गए हो। तुमने जो भी मुश्किलें झेली, उनके सामने मेरा कुछ भी नहीं। तुमने अकेली माँ बनके हजारों मील का सफ़र तय किया, अनेक खतरों से गुजरे और फिर इस वीरान गांव तक पहुँचे। फंग और इंगर को तुमने अकेले पाला। मैं वहाँ नहीं थी, पर मैं समझ सकती हूँ तुमने कितनी मेहनत, कितना दर्द झेला होगा। आफंग, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ एक पति के रूप में नहीं निभा पाया और भी ज़्यादा एक पिता के रूप में फ़ेल हो गया। यिंगज़ैंग की आवाज़ में गहरी शर्म और रिमोर्स था। वो सिर्फ जज्बात नहीं थे, ये सच्ची तकदीर थी। शारडोंगर और उनके बच्चों ज़ाओ फंग और ज़ाओ इंगर के लिए उसके दिल में सिर्फ गिल्ट था। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने कभी तुम्हें दोषी नहीं माना। यिंगज़ैंग की शर्म देखकर शारडोंगर ने तुरंत उसे तसल्ली दी। उसके नर्म प्यार भरे नज़र से गिल्ट और गहरा हो गया। हरम की कॉन्क्यूबाइंस उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। वो सिर्फ क्वीन बनने के लिए साजिश करती, अपने बच्चों को क्राउन प्रिंस बनवाने के लिए। पर शारडोंगर, वो कभी सोची भी नहीं थी। सालों से अगर चाहती, अगर शियान्यांग आती, तो यिंगज़ैंग सब कुछ देता। क्वीन का दर्जा, जो हर एक कॉन्क्यूबाइन के सपने में था, बस उसके हाथ में होता। पर उसने न चाहा, न सोचा कि चाहे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा बीते कल का, और मैं तुम्हें जवाब दूंगा आने वाले कल का। यिंगज़ैंग ने पक्की हिम्मत से कहा, मैं जवाब नहीं मांगती। मैं बस चाहती हूं कि हमारा परिवार शांति से रहे। क्या ये ज्यादा है? शारडोंगर की आवाज में चिंता थी, जैसे वो फिर से डर रही हो। यिंगज़ैंग के लिए चिन का साम्राज्य अब पहले जैसा नहीं था। अब उसके पास लाखों सेनाएं हैं। अब वो पावरलेस प्रिंस नहीं था जो पहले था। पर शारडोंगर के लिए वो कभी नहीं भूल सकती थी। खून से रंगे शियान्यांग का शहर, लाल रंग से ढका महल, और वो असैसिन्स जो उसे ढूंढ रहे थे। वो रात के हॉरर्स कभी नहीं भूलते। तब यिंगज़ैंग की आवाज़ मीठी सी रही, पर उसके नीचे राजा का गुस्सा छिपा था। सबके पीछे कौन था? फान्यूची किसके हुक्म पर चला था? साल बीत गए, पर असली मास्टरमाइंड कभी पकड़ा नहीं गया। फान्यूची तो सिर्फ एक हथियार था, पर किसका हुक्म उसने माना, ये अभी भी राज था। जब इन्वेस्टिगेशन एक सर्टेन स्टेज पर पहुंच गई, तब कोर्ट के सब इन्वॉल्व लोगों को यिंगज़ैंग ने मार दिया, पर असली कल्प्रिट अभी भी बच गया। शारडोंगर की आंखें झिलमिलाई, फिर बोली, मुझे नहीं पता, सब बीत गया यिंगज़ैंग जी। इस बारे में मत सोचो। पर यिंगज़ैंग ने सर हिलाकर मना किया। वो वजह थी जिसने हमें 20 साल अलग रखा। फान्यूची भाग गया, पर एक दिन मैं उसे पकड़कर उसके किए की सजा दूंगा। शारडोंगर चुप हो गई। वो जानती थी असल बादशाह के पीछे कौन था, पर अगर वो सच बोलती तो यिंगज़ैंग कैसे बर्दाश्त करता। आफांग, तब शियान्यांग से तुम कैसे बची? क्या किसी ने मदद की? बताओ, मैं उनका बदला लूंगा, यिंगज़ैंग ने पूछा। उस रात शियान्यांग में केओस था। पैलेस खून से भरा हुआ था। एक औरत अकेली कैसे बची? ये अंकल चुंग थे, शारडोंगर ने अंत में जवाब दिया। यिंगज़ैंग की आंखों में रोशनी चमकी। उसका चेहरा बता रहा था, शायद वो पहले से ही सस्पेक्ट कर रहा था। तब तो अंकल चुंग ही थे। उस वक़्त के सब मिनिस्टर्स में शायद सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता था। ग्रैटिट्यूड यिंगज़ैंग के चेहरे पर चमक उठी। जो सिर्फ उसे चुंगफू कहता, वो कोई और नहीं, पुराने प्राइम मिनिस्टर लू बूवे। चुंगफू अब कैसे हैं? मैंने सुना है उसे अपनी जान लेने का हुक्म दिया गया। क्या ये सच है? शारडोंगर घबराकर पूछती है। कोर्ट के सब ऑफिशियल सिर्फ अपने फायदे के लिए थे, पर लू बूवे, वो सच में उसे समझता था, केयर करता था। वरना शारडोंगर शायद शियान्यांग की केओस में मर गई होती और कभी फंग और इंगर को जन्म नहीं दे पाती। आफांग, तुम्हें क्या लगता है, मैं इतना रूथलेस होता कि चुंगफू को मारने का हुक्म देता?
यिंगज़ैंग ने हल्का सा चकल किया और धीरे से शाडोंगर के माथे पर हाथ रखा, जैसे बचपन में करता था। तो फिर इतने अफवाह क्यों हैं? शाडोंगर हैरानी से पूछती है। वो सब चुंगफू को प्रोटेक्ट करने के लिए था। पार्ट 8 पार्ट 9। यिंगज़ैंग ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर गर्मजोशी से समझाया। ज़ोंगफू ने जब रेजिग्नेशन दी तब सारे 6 राज्यों ने उन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भेजा। लोग उन्हें बार बार परेशान करते और कभी कभी तो उनके बीच तफरा क्रिएट करने की कोशिश भी करते। साथ ही कोर्ट के कई ऑफिशियल्स उनके खिलाफ रिपीटेडली इम्पीच करते रहे। ज़ोंगफू को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने उन्हें लुयांग के अपने फीफ में रिटायर होने का हुक्म दिया। बाद में ज़ोंगफू ने मुझे इन्फ्लुएंस ना करने के लिए खुद अपनी जान लेने के बारे में भी सोचा, इसलिए मैंने जानबूझकर अफवाह फैलाई कि उन्हें मौत के लिए हुक्म दिया गया है। पर असल में ज़ोंगफू अब भी जिंदा है और लुयांग में शांति से जी रहा है। ये सुनकर शाडोंगर ने आखिरी बार दिल से राहत महसूस की और सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा है, ज़ोंगफू ने मेरी जान बचाई। अगर वो ना होता मैं तो सियानयांग में कब की मर गई होती और आज फेंगर या यिंगर भी ना होते। पहले मैंने ज़ोंगफू को सिर्फ मेंटरशिप और सपोर्ट के लिए अप्रिशिएट किया, पर अब मुझे लगता है कि मैंने उसके लिए और भी बड़ा ऋण लिया है। अगर उसने मदद ना की हमारा परिवार शायद कभी फिर से एक नहीं होता। ज़ोंगफू, यिंगज़ैंग ने गहरी भावना के साथ कहा। उसका ग्रैटिट्यूड ल्यू बूवे के प्रति और भी गहरा हो गया। शाडोंगर ने सिर हिलाया। पिताजी ने तुमसे मिल लिया? यिंगज़ैंग ने हल्की सी मुस्कान दी। शाडोंगर धीरे से बोली। साफ था कि आज यिंगज़ैंग से मिलने के बाद भी उसके मन में सब कुछ समझने की कोशिश चल रही थी। पिताजी, उन्हें पता था अगर मैं सियानयांग वापस आता तो तुम तुरंत सब कुछ समझ जाती, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम और ज़्यादा सस्पिशियस हो जाओगी। बताओ कैसे पता चला कि मैं शाचू में हूँ? यिंगज़ैंग की आंखों में हल्की सी शैतानी चमक थी। यान की वजह से। मैंने उसे अपनी माँ का दिया हुआ जेड ब्रेसलेट दिया। मेरे पिता ने उसका पल्स लिया और सच्चाई जान ली। शाडोंगर ने धीरे से जवाब दिया। ये सुनकर यिंगज़ैंग समझ गया। तो ऐसा था, जब मैं सियानयांग में था फेंगर ने उससे वांग यान का पल्स लेने को कहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वही रीज़न होगा। ये सच में किस्मत है। अगर ये कोइंसिडेंस ना होती शायद हम सच्चाई कभी ना जान पाते। यिंगज़ैंग का चेहरा थोड़ा मज़ेदार और थोड़ा हैरान था। फिर उसने शाडोंगर की तरफ देखा। आफांग, पता है मैं कैसे जाने? शाडोंगर ने अपनी नज़र उठाई, क्लियरली पजल्ड। मैंने हमारी बेटी को देखा। वो तुम्हारी तरह लगती है, 7 या 8 हिस्सों तक, बिल्कुल जैसे तुम हो। पहली नज़र में लगा जैसे मैंने तुम्हें वहीं देखा जो पहले देखा था। साथ ही यिंगर बहुत ही कॉशियस है। जब मैंने उससे बात करने को कहा तो उसने सोचा कि मेरे कोई हिडन मोटिव्स हैं। यिंगज़ैंग ने हल्का सा चकल किया, जैसे हेल्पलेसनेस भी हो। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेटी इतनी वेरी क्यों है। बाद में समझा। ज़ाओ यिंग डर रही थी कि शायद मैंने उसे पसंद कर लिया हो और पैलेस बुला लिया जाए। सोचकर यिंगज़ैंग को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी महसूस हुआ। शायद ये सच में किस्मत है। चाहे मैंने कितना भी छुपाया तुम फिर भी मुझे ढूंढ ही लिया, शाडोंगर ने थोड़ी सी रेजिग्नेशन के साथ कहा। ये सुनकर यिंगज़ैंग ने शाडोंगर के हाथ मजबूती से पकड़े और धीरे से कहा, आफांग, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अब कभी नहीं बचोगी। मुझे पता है तुम अभी भी वरिड हो क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं वादा करता हूँ जब दुनिया यूनिफाई हो जाएगी मैं तुम्हें सियानयांग वापस लाऊंगा, इज्जत और डिग्निटी के साथ। हंडान में मैंने तुमसे कसम खाई थी। मैंने कसम खाई थी कि मैं सारी वॉर्स को ख़त्म करूंगा, पूरे देश को एक करूंगा और तुम्हें दुनिया की क्वीन बनाऊंगा। मैंने ये प्रॉमिस कभी नहीं भूला। जब वो सुन रही थी, अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी जो अब वो छोटा सा लड़का नहीं रहा पर सालों से चाहा हुआ पति बन गया था। शाडोंगर का मन वापस चला गया उस प्रॉमिस की तरफ जो पहले उसने बनाया था। उसके मन में फिर से वो भीड़ भरी स्ट्रीट्स याद आईं, ज़ॉ स्टेट की, जहां गरीब स्ट्रगल कर रहे थे, बेगर्स जीवन के लिए लड़ रहे थे और अमीर लोग जो शान से कपड़े पहने थे बेगर्स को पीट रहे थे। वॉर विक्टिम्स भी थे, डिसेबिलिटीज के साथ, भिक्षा मांगते हुए। तभी यिंगज़ैंग ने शाडोंगर के सामने कसम खाई थी, वो सिचुएशन बदलने की, कानून के जरिए दुनिया को रूल करने की और सारी वॉर्स को ख़त्म करने की कसम खाई थी। आफांग, जब मैं किंग का राजा बनूंगा, मैं किंग की सेना लेकर 6 राज्यों पर विजय पाऊंगा और देश को एक करूंगा, तब दुनिया में और कोई वॉर्स नहीं होंगी। यंग झाओज़ेंग ने ये सोलेमली कहा।
मुझे विश्वास है। यंग शियाडोंगर ने फर्मली सिर हिलाया और जैसे ही उसके मन वापस आज पर आ गए, अब मैच्योर यिंगज़ेंग को देख रही थी। अब उसका प्यारा ज़ेंगे अपनी लॉन्ग चेरिश्ड कसम को पूरा कर रहा था। दुनिया को यूनिफाई करना अब पहले से भी ज्यादा करीब लग रहा था। तुम सियानयांग में नहीं हो, यहाँ क्यों आ गए? अगर कोर्ट ऑफिशियल्स जान गए तो क्या वो मेरी मौजूदगी नहीं समझ जाएंगे? शियाडोंगर वरिडली पूछती है। फिक्र मत करो। पार्ट 10। मैं इस बार सीक्रेटली आया हूँ, किसी को कुछ पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें डर है कि सेंगर और बाकी लोग शायद टारगेट बन सकते हैं। मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा, यिंगज़ेंग ने तुरंत अश्योर किया। वो शियाडोंगर के कंसर्न्स को अच्छी तरह समझता था, इसीलिए ही उसने सीक्रेट ट्रैवल किया था। उसने तो एम्प्रेस डावेजर हुआयांग के बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहाना भी बनाया था, ताकि ध्यान डाइवर्ट हो जाए और शियाडोंगर और जाओ सिबलिंग्स का एक्सपोजर ना हो। जैसे शियाडोंगर को डर था, वैसे ही यिंगज़ेंग भी यही चिंता करता था। एक रूलर के रूप में वो कोर्ट को पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के जरिए कंट्रोल करता था, लेकिन मिनिस्टर्स के दिमाग को पूरी तरह डोमिनेट करना भी रॉयल अथॉरिटी के बस की बात नहीं थी। पावर के लिए, फैमिली इंटरेस्ट्स के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उन्होंने शियाडोंगर के खिलाफ स्कीम्स बनाई थीं और पैलेस में खून बहा दिया था। हाँ, थ्रोन पर बैठने के बाद यिंगज़ेंग ने एक ग्रुप ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स को पावर दी, पर अरिस्टोक्रेटिक क्लैन्स और नोबल फैमिलीज अभी भी कोर्ट में सिग्निफिकेंट पोजीशन में थे। उन्हें कंप्लीटली सप्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस एरा में किताबें, राइटिंग और एजुकेशन सिर्फ नोबल फैमिलीज का प्रिविलेज था। कॉमनर्स के लिए ये एक्सेस बहुत मुश्किल था, इसलिए नोबल फैमिलीज हमेशा एग्जिस्ट करते रहे और अरिस्टोक्रेटिक क्लैन्स जैसे पैरासाइट्स एम्पायर से चिपककर नेशन के रिसोर्सेज से फीड करते रहे। ये सिर्फ चिन की बात नहीं थी, पहले की डायनेस्टीज में भी ऐसा ही था और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। जब तक पावर और प्रिविलेज एग्जिस्ट करते रहेंगे, तब तक एक एलीट क्लास और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप का जन्म होता रहेगा। ये एक अनचेंजेबल रियलिटी थी। तुम यहाँ थोड़ी देर रुकने वाले हो? शियाडोंगर ने एंटिसिपेशन के साथ पूछा, यिंगज़ेंग की तरफ देखते हुए। क्या है ये? बस अभी तक तुम मुझसे बचकर जा रहे थे और अब तुम मुझे जाते देख नहीं सकते? यिंगज़ेंग ने टीज किया, उसकी नज़र प्यार से भरी हुई थी। शियाडोंगर के चेहरे पर हल्की सी शाइनेस छा गई। वो अब माँ और ग्रैंडमदर भी थी और अपनी 30s में थी, 40 साल नहीं हुई थी। फिर भी यिंगज़ेंग के सामने वो अभी भी एक यंग लड़की जैसी शाइनेस दिखा रही थी। 21 साल का लॉन्गिंग कैसे न मिस करती। रेस्ट अश्योर, मैं रात यहीं रुकूंगा, कल शाम को चला जाऊंगा, यिंगज़ेंग ने मुस्कान के साथ कहा। शियाडोंगर ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में इमोशंस भरे हुए थे। क्यूलविन सिटी मिलिट्री कैंप के अंदर 2 लाख से ज्यादा सरेंडर्ड सोल्जर्स इकट्ठा थे। उनके आसपास विजिलेंट एलीट सोल्जर्स थे और साथ में 1 लाख लॉजिस्टिकल ट्रूप्स भी थे। इतनी मैसिव नंबर ऑफ कैप्टिव्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 6000 एलीट वॉरियर्स काफ़ी नहीं थे। एक्स्ट्रा 1 लाख सपोर्ट ट्रूप्स भी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाए गए थे। जनरल इन चीफ आ गए हैं। सरेंडर्ड सोल्जर्स, तुरंत बैठ जाओ। कमांड प्लेटफॉर्म पर झांगहान ने जोर से ऑर्डर दिया। जनरल ने बोला है, सारे सरेंडर्ड सोल्जर्स तुरंत बैठ जाओ। ट्रेनिंग ग्राउंड के अक्रॉस एलीट सोल्जर्स ने कमांड रिपीट की। कैप्टिव्स जो खड़े होकर फॉर्मेशन में थे, जल्दी से जमीन पर बैठ गए।
उनके लिए सिचुएशन ईयरली सिमिलर थी जैसे सरेंडर्ड हान सोल्जर्स पहले फेस कर चुके थे। उनके दिल में अनीस थी और वो नहीं जानते थे कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है।